हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल JKSB सिविल इंजीनियरिंग। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हाईवे के बारे में पढ़ने जा रहे हैं भाई। हाईवे इंजीनियरिंग, हाईवे इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो हाईवे इंजीनियरिंग के बारे में सबसे पहले आपको 3 या 4 टर्म जो इम्पोर्टेंट टर्म है, ये इम्पोर्टेंट टर्म आपको पता होना चाहिए कि ये इम्पोर्टेंट टर्म क्या है। तो सबसे पहले आपको रोड के बारे में भाई, ये रोड क्या होता है। दूसरा आपको पता होना चाहिए भाई, ये पेमेंट क्या होता है, ये हाईवे क्या होता है, और ये एक्सप्रेस वे क्या होता है। भाई रोड, पेमेंट, हाईवे, एक्सप्रेस वे इंजन के लिए आम सी टर्म है, पर पता होना चाहिए इनकी डिफरेंस क्या है। रोड कोई भी हार्ड सरफेस जिसके ऊपर मूव करे व्हीकल, तो उसको हम कह सकते हैं भाई रोड है। हार्ड सरफेस है और व्हीकल मूव कर रही है तो रोड है। समझ में आया ना। आगे पेमेंट, रोड डिजाइन विद नंबर ऑफ लेयर इज कॉल्ड पेमेंट। बोले तो शॉर्टकट में बोलूं, रोड के अंदर जो अलग अलग लेयर्स होते हैं ना, उनको कहते हैं पेमेंट। देखिए जैसे कि टॉप पे होता है कि रिजिड पेमेंट जो होती है हमारे, जैसे कंक्रीट को हम उसको कहते हैं रिजिड पेमेंट, क्योंकि वो भी एक किस्म की लेयर है। तो जो लेयर्स है ना, लेयर्स, उन लेयर्स का नाम ही है पेमेंट्स। एक लेयर मतलब एक पेमेंट, 2 लेयर मतलब 2 पेमेंट्स। तो जितनी वो लेयरें होंगी, जो अलग अलग लेयर्स आती हैं रोड के अंदर, तो उन्हीं को हम कहेंगे पेमेंट। मतलब कि रोड मतलब हार्ड सरफेस जिसके ऊपर गाड़ी चले तो वो गया रोड, पेमेंट मतलब कोई भी लेयर। अब चलते हैं हाईवे के ऊपर। ये हाईवे किस चीज़ का नाम है। हाईवे लिखा भी है स्पेशल कैटेगराइज रोड, मतलब कि रोड का ही नाम। अब भाई कौन सा वाला रोड, लिखा भी है नीचे एलो हाई स्पीड ऑफ व्हीकल। रोड तो है बट ऐसा रोड है जो हाई स्पीड ऑफ व्हीकल, व्हीकल जिस रोड के ऊपर बहुत तेजी से चले वही वाला रोड आपका हाईवे कहलाता है। अब आप 3 टर्म पता चल गई, बट चौथी टर्म जो एक्सप्रेस हाईवे है, यही क्या है। एक्सप्रेस हाईवे दैट्स मीन कि हाईवे ही है, बट कौन सी वाली हाईवे। ऐसी हाईवे जो स्पेशली डिज़ाइन की गई हो, दिखाया बताया गया है डेफिनेट ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन। किसी खास ओरिजिन के लिए, किसी खास डेस्टिनेशन के लिए ये हाईवे डिज़ाइन की गई हो। मतलब कि ओरिजिन फॉर डेफिनेट ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन, मतलब डेफिनेशन, डेफिनेट ओरिजिन एंड डेफिनेशन मतलब एक फिक्स जगह से अपने फिक्स जगह पे जाना है और उसके लिए एक फिक्स हाईवे बनाई है, उसको कहेंगे एक्सप्रेस वे। और ये हाईवे भी बहुत तेज़ी वाली स्पीड इस पे होती है। अब एग्जांपल बोलो भाई, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, आगे ताज एक्सप्रेस हाईवे। यार सीधे बोलूं, अगर आप जम्मू से गए हैं दिल्ली या अमृतसर गए हैं, दिल्ली की तरफ जो हाईवे मिलती नहीं आपको, वो एक्सप्रेस हाईवे। आप देखना उसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है गाड़ियों के ऊपर उससे एक, और वो फिक्स ओरिजिन और फिक्स डेस्टिनेशन होता है उसका, तो उसको कहते हैं एक्सप्रेस हाईवे। अब चलते हैं आगे, टर्म आता है डेवलपमेंट ऑफ रोड। डेवलपमेंट ऑफ रोड मतलब क्या होता है। सदियों सदियों में रोड की डेवलपमेंट होने लगी। पहले एक रोड आया तो उसमें थोड़ी और डेवलपमेंट की, तो दूसरा रोड आया उसमें और डेवलपमेंट की, तो तीसरा आया, फिर चौथा आया। तो बोले तो डेवलपमेंट ऑफ रोड में भी डेवलपमेंट होगी। एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मैंने नीचे लिखा हुआ है, तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पढ़े। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब एक तरतीब वाइज, सिक्वेंस वाइज, अरेंज वाइज। तो चलते हैं। फर्स्ट है रोमन रोड, ट्रांसगेट कंस्ट्रक्शन या ट्रांसगेट रोड भी कह सकते हो आप, टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन या टेलफोर्ड रोड भी कह सकते हो, और मैकडम कंस्ट्रक्शन या मैकडम रोड भी कह सकते हो। तो सबसे पहले रोमन वालों ने रोड बनाया था, फिर ट्रांसगेट जो ये पियर डेस ट्रांसगेट था फ्रांच का, इसने बनाया था रोड, फिर टेलफोर्ड ने बनाया था, फिर लास्ट में मैकडम ने बनाया। तो ये मैकडम वाला ना खत्री वाला रोड है, खत्री। ठीक है जनाब। अच्छा जनाब, जो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर था रोड्स का, सबसे पहले मैं आपको जो दिखा रहा हूँ वो रोमन रोड है। सामने दिख रहा है डायग्राम, ये रोमन रोड की डायग्राम। क्या है इसमें देखते हैं। नीचे बड़े 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 पत्थर, लार्ज फाउंडेशन स्टोन, बीच में ब्रोकन स्टोन इन लाइन, लिखा भी है ब्रोकन स्टोन इन लाइन या विद लाइन, मतलब लाइन के अंदर छोटे छोटे पीस के
स्टोन डाला था। बड़ा खतरनाक बंदा था यार रोमन वाले यार, लाइम के अंदर स्टोन रखे हुए थे, टॉप पे लार्ज स्टोन और फ्लैट राज स्टोन। लार्ज स्टोन तो है, ये फ्लैट वाले हैं, ये नीचे वाले फ्लैट नहीं, ऊपर वाले फ्लैट वाले डाले हुए थे। किसके अंदर? ये भी लाइम में जोड़ के डाले हैं। और साइड में आप देख सकते हैं कर्ब स्टोन, एक स्टोन डाला हुआ है, पत्थर जो रोक के रखता है इन सारी वाली चीज़ों को, उनको कहता है कर्ब स्टोन, हर साइड में रखा हुआ है। मतलब कि 3 पेमेंट्स हैं या 3 लेयर्स है, लार्ज स्टोन, फिर ब्रोकन स्टोन लाइम के अंदर, और फिर फ्लैट स्टोन जो टॉप पे है, और इस साइड में एक कर्ब डाली है। भाई खतरी बंदा है ये, बट इसमें डीमेरिट क्या था? ड्रॉबैक्स लिखी भी है, नो ड्रेनेज सिस्टम। ओ यार, ड्रेनेज नहीं बनाई है, नाली नहीं बनाई है बंदे ने। दूसरा क्रॉस स्लोप, ओ बंदे ने क्रॉस स्लोप भी नहीं दिया है। भाई क्रॉस स्लोप तो समझते हो ना, जो ऐसे साइड में ऐसे स्लोप देते हैं, ऐसे रोड के साइड से स्लोप देते हैं क्योंकि नाली में पानी जाए। जब नाली नहीं है तो स्लोप क्यों देगा बंदा यार। आगे देखते हैं सर, लार्ज फाउंडेशन स्टोन एट द बॉटम, बॉटम पे बड़े बड़े पत्थर डाले हैं। कोई बंदा सोचता होगा यार डाले हैं तो अच्छी बात तो है, पर ये भी आपको समझा देंगे आगे की कोई ज़रूरत नहीं थी बड़े स्टोन डालने की। ये मैग्नम बताता है, आगे चलते हैं आगे। अनइकोनॉमिकल, भाई अनइकोनॉमिकल है क्यों? भाई इतना बड़ा खड्डा खोदना पड़ता, देखो ना, डग 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 डग, इतना बड़ा खड्डा, फिर जाके ये रोड बनता। मतलब कि ज़मीन के अंदर बना रहा था, ज़मीन से बाहर नहीं, इसलिए अनइकोनॉमिकल, खोदना पड़ता, बड़ा मिट्टी निकालनी पड़ती थी। मैरिड, लार्ज स्टोन प्रोवाइडेड एट द टॉप, भाई एक अच्छा काम कर गया बंदा, टॉप पे बड़े बड़े स्टोन डाल गया। फ़ायदा क्या इसका? फ़ायदा बोलता हूँ मैं ये कि आपको पता है जहाँ पर व्हीकल कहाँ चलती है? टॉप पे। अब व्हीकल अगर टॉप पे चलती है तो सबसे ज़्यादा वेयर एंड टियर लोड कहाँ पड़ेगा? टॉप पे। अगर टॉप पे सबसे खतरनाक लोड पड़ता है तो वहाँ पर होनी चाहिए सबसे खतरनाक पत्थर जो उसको वेयर एंड टियर को झेले। इसीलिए लार्ज स्टोन था, वो उसको झेल सकता था, इसलिए भाई ये उसने बड़ा अक्लमंद वाला काम किया था। कर्ब इज़ प्रोवाइडेड, तो 2 इसने अक्लमंद वाले काम किए थे, एक ये कर्ब वाला, एक ये लार्ज स्टोन वाला। इतना तो याद रहा, 2 अक्लमंद वाले काम, टॉप साइड, टॉप साइड। चलते हैं आगे दूसरे नंबर। अब देखते हैं भाई ट्रांसगेट गेट जो कंस्ट्रक्शन है, ट्रांसगेट रोड जो है, ये कैसा रोड है? भाई रोड में देखिए भाई, इसका रोड किसने बनाया था? फ्रेंच का साइंटिस्ट था, पियर ट्रांसगेट इसका नाम था, बंदे ने बनाया था। अब इस बंदे ने क्या किया था ज़रा डायग्राम के अंदर देखते हैं। बड़े बड़े पत्थर नीचे, ठीक है भाई, तेरी चॉइस है। साइड में एक शोल्डर, ठीक है भाई, तेरी चॉइस है। नाली, ठीक है भाई, तेरी चॉइस है। कर्ब स्टोन, ठीक है भाई, अच्छी बात है। और यहाँ पर ब्रोकन वाले स्टोन थोड़े थोड़े, और फिर ऊपर से छोटे छोटे पत्थर, ये भी ब्रोकन, ये भी ब्रोकन, बट ये थोड़े लार्ज हैं, लिटिल लार्ज लिखता हूँ मैं, और मैं लिखता हूँ लिटिल सम, एंड लिखता हूँ मैं स्मॉल। अब बंदे ने क्या काम किया था, इसने थोड़ा चेंज लाया है। आप देख सकते हो चेंज का, चेंज देख सकते हो तो टॉप पे इसने छोटे छोटे पत्थर डाले, एक चेंज ये, मगर ये गलत वाला चेंज इसने लाया था। भाई टॉप पे तो बड़े स्टोन ही चाहिए थे क्योंकि जो वियर एंड टियर को झेल सकेंगे, इसने ये बंदे गंदे गलत किया था। बट इसने सही क्या किया था फिर इसने डेवलपमेंट क्या लाई थी? डेवलपमेंट ये लाई थी कि इस बंदे ने साइड स्लोप दिया था, ये देखो साइड स्लोप। तो जब साइड स्लोप देगा तो बंदे ने नाली भी तो देनी है, इसने नाली भी दी थी, और इसने शोल्डर भी दिया था। तो मतलब ये इसके पॉजिटिव पॉइंट था। पॉजिटिव पॉइंट था स्लोप, साइड ड्रेनेज और शोल्डर। चलते हैं अब टेलफोर्ड। भाई ये टेलफोर्ड बंदे ने क्या किया था फिर? देखो टेलफोर्ड वाला, वही लार्ज स्टोन, फिर उसके ऊपर थोड़े बहुत लार्ज स्टोन मगर ब्रोकन में, फिर उससे थोड़े से छोटे स्टोन, फिर से ब्रोकन में, और लास्ट पे ग्रेवल वेयरिंग सरफेस। मतलब इस बंदे ने उतना कोई चेंज नहीं लाया, बट सिर्फ इसने ये क्या लाया, इसने जो स्लोप लाई वो थोड़ी सी लाई, कैसी? पैराबोलिक शेप में, और कोई चेंज उतना नहीं लाया। तो भाई इससे पता चलता है कि ट्रांसगेटे ने तो भी लाया था, पर टेलफोर्ड ने उतना नहीं लाया था। भाई असली चेंज किस बंदे ने लाया फिर? अब देखा तो जो असली चेंज लाया था ना, वो इस बंदे ने लाया था, जो आपके आगे दिख रहा है मैकडम कंस्ट्रक्शन, ये मैकडम वाले बंदे ने लाया था असली चेंज, इस वाले मैकडम।
तो ये है आपका चौथा, फोर्थ रोड। मैग्नम कंस्ट्रक्शन में इसने क्या चेंज लाया था, ज़रा इस चेंज में देखते हैं भाई। इस बंदे ने साइड में कर्ब्स दिए, अच्छी बात है भाई। इसने नीचे सबसे ये जो है ये ज़मीन है, सब ग्रेड है, सब बेस है, बेस कंक्रीट है और ऊपर पर सरफेस है। तो सब ग्रेड वाले में क्या डाला इसने डाला C5 सॉयल। तो एक ऐसी सॉयल थी जिसमें कोहेजन है, वो वाली सॉयल डाली। इस बंदे ने बताया कि बॉटम में सब बंदे क्या करते थे, लार्ज स्टोन डालते थे, टेलफोर्ड हो, ट्रांसगेट हो या रोमन वाला हो। बट इस बंदे ने क्या किया, इस बंदे ने यहाँ पर सॉयल डाल दी। इसने ये बताया कि नीचे बॉटम पे लार्ज स्टोन डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सबसे कम स्ट्रेस है। इस बंदे ने क्या किया, उसके ऊपर थोड़े ग्रेवल्स डाल दिए, फिर वाटर मैग्डम्स डाल दिए और सरफेस को अच्छे से बनाया। तो इस बंदे ने थोड़ा सा, इसने बहुत अच्छी चेंजिंग लाई। और इस स्लोप तो आया ही हुआ था भाई, पहले से ही ट्रांसगेडन लाई थी, साइड ड्रेनेज भी आई थी। तो इसने क्या किया, बताया कि नीचे बॉटम पे बड़े बड़े स्टोन डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वही इसमें एक पॉजिटिव पॉइंट्स है और ये सबसे बेस्ट कंस्ट्रक्शन मानी जाती है रोड का। चलो देखते हैं। जॉन मैग्नम बंदे नाम था भाई। इसने क्या बताया, सजेस्ट किया लार्ज स्टोन जो दे रहे हो, नॉट ऑल रिक्वायर्ड एट द प्लेस ऑफ द बॉटम लेयर। ही सजेस्टेड दैट अ मटेरियल ऑन द बेस ऑफ स्ट्रेस कंसंट्रेशन इन डिफरेंट लेयर। उसने बताया कि जितना ज़्यादा स्ट्रेस आता है उसके अकॉर्डिंग आप मटेरियल डालो। उसने बताया कि टॉप वाला आपने खतरी वाला मटेरियल डालना, बहुत अच्छा मजबूत, और नीचे बॉटम पे जो आपने डालना है वो अगर उतना मजबूत नहीं भी डालोगी, क्योंकि वहाँ पर स्ट्रेस बहुत कम है। तो इसने स्ट्रेस के अकॉर्डिंग रोड को किया कंस्ट्रक्शन, तो ये सबसे बेस्ट माना जाता है। चलते हैं आगे, लिखा हुआ है डेवलपमेंट ऑफ हाईवे प्लानिंग इन इंडिया। तो हाईवे जो इंडिया में प्लान हुआ गया, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। कहते हैं 1927 में आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो 1918 में तो ख़त्म हो गया था, बट उसके बाद की बात है ये 1927 में। क्या हुआ, गवर्नमेंट अपॉइंट रोड डेवलपमेंट कमेटी, एक कमेटी बनाई गई और हेड रखा गया मिस्टर जयकर, MR जयकर भी कहते हैं। हेडेड मतलब कि वो चेयरमैन था इसका, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का चेयरमैन कौन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर था। तो उसी तरह से इसका भी चेयरमैन कौन था, ये MR जयकर। इस बंदे ने 1927 में एक कमेटी बनाई। अब कमेटी क्या थी, रिकमेंडेशन ऑफ जयकर कमेटी। जयकर कमेटी ने बताया क्या करेंगे हम। उसने बताया, फर्स्ट रिकमेंडेशन देखिए सर, रोड डेवलपमेंट शुड बी कंस्ट्रक्शन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। उसने कहा कि रोड जो हम बनाएंगे ना, ये नेशनल इंटरेस्ट होना चाहिए। भाई ये नेशनल इंटरेस्ट होता क्या यार, मतलब कि पूरा नेशन को, पूरे इंडिया में जो कंट्रोल करना चाहिए रोड की कंस्ट्रक्शन, वो पूरा इंडिया की गवर्नमेंट करनी चाहिए उसको। मतलब कि गवर्नमेंट देखना चाहिए कहाँ रोड कैसे बनाए, कहाँ नहीं बनाए, कितना फंड आए, कितना फंड ना आए, सारा कुछ इसका सारा जो काम है वो भाई गवर्नमेंट करे। मतलब कि गवर्नमेंट ही रोड शोड बनाए। कोई बंदा उस ज़माने में कुछ जो भी रोड बनाता था मेरे ख्याल में खुद ही लोग बनाते थे, जिसको ज़रूरत थी वो बनाता था, जिसको नहीं ज़रूरत थी बनाता नहीं था। मगर उन्होंने बताया फिर जो है ये गवर्नमेंट बनानी चाहिए। 1927 की बात है, बट ये तब की बात है जब हम अभी आज़ाद नहीं हुए थे। तो आगे चलते हैं दूसरा। अब रिजल्ट क्या हुआ, फंड पार्टिसिपेशन फॉर रोड डेवलपमेंट। उसने कहा मतलब कि फंड जो है वो पार्टिसिपेट मतलब फंड देना चाहिए, गवर्नमेंट फंड देनी चाहिए, ये रिजल्ट हुआ। दूसरा, एन एक्स्ट्रा टैक्स शुड बी चार्ज फ्रॉम पेट्रोल एंड डीजल फॉर रोड डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। उसने बताया भाई रोड तो बनाओगे मगर बनाओगे कहाँ, पैसा लाना, पैसा कहाँ से कलेक्ट करेगा, पैसा करोगे एक्स्ट्रा टैक्स। भाई टैक्स लो पेट्रोल और डीजल से, तो बनाओ डेवलपमेंट करो रोड की और मेंटेनेंस उसको मेंटेन करके रखो। अब इसका रिजल्ट क्या निकला, नतीजा क्या निकला, ये कि इन्होंने बना दी एक रोड सेंट्रल रोड फंड, CRF सेंट्रल रोड फंड की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, एक बॉडी बनाई 1929 में।
तो वो क्या करती थी, वो टैक्स लेती थी गवर्नमेंट, वो टैक्स कलेक्ट करती थी, फिर वही टैक्स रोड के मेंटेनेंस डेवलपमेंट में खर्चती थी। इतना तो आपको समझ आ गया। थोड़ा सा नोट एक नीचे देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ CRF करंट रेट कि आजकल जो CRF लेता है ये किस तरह से खर्चता है, मतलब किस तरह से टैक्स लेता है और किस तरह से खर्चता है। थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं 2012 और 2016 के बारे में। क्या था, 2012 में ये पर लीटर का 2 रुपया लेता था और 2016 में ये पर लीटर का कितना लेता था, 6 रुपया। माना जाता है कि किसी किसी बुक्स में आपको 80% भी मिलेगा और यहाँ पर मिलेगा 20%। माना जाता है कि ये जो 2 रुपया लिया जाता था, इससे जितनी भी कलेक्शन होती थी उसका 75% जो है वो न्यू प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन, नए नए जो प्रोजेक्ट बनाने थे उनके लिए लगाए जाते थे। और जो ये 20% है ये यूज़ फॉर मेंटेनेंस में, रिपेयर और मेंटेनेंस को भी लगता है ना, रोड को रिपेयर करना है, मेंटेन करना है, तो उसके लिए क्या करते थे, 20% रखा करते थे वो फंड। समझ में आया। कभी कभी किसी बुक में 75 या 25 भी लिखा होगा, तो आपको समझ आ गया होगा भाई कि इस तरह से चलता था सारा सिस्टम। जियाकर के कमेटी के जो 5 पॉइंट्स है, इसमें तीसरा पॉइंट जो है वो है अ सेमी टेक्निकल बॉडी शुड बी एस्टैब्लिश्ड फॉर डिजाइनिंग एंड स्पेसिफिक ऑफ रोड। वो कहने लगा रोड तो बनाएंगे भाई हम, पर रोड कैसा होना चाहिए, उसकी कैसी शेप होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, उसके लिए एक टेक्निकल बॉडी होनी चाहिए। बॉडी तो होनी चाहिए, जैसे वो भी बॉडी थी वो फंड के लिए थी, ये जो बॉडी है टेक्निकल, मतलब ये बताएगा रोड कैसे बनाना है, किधर से बनाना है, कितना खर्च लगेगा, कितना कम खर्चा हम लगाएंगे, वो टेक्निकल बॉडी होनी चाहिए। और उस टेक्निकल का बॉडी नाम है IRC, इंडियन रोड कांग्रेस। ये बनाई गई 1934 को, मतलब कि जियाकर कमेटी बनाई गई 27 में, 29 में फिर उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई और 1934 में सेमी टेक्निकल बॉडी दूसरी बनाई। यहाँ तक आपको समझ आ गया। और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ना, यही हम ये जो है ये रोड्स के कोड्स जो है यही बताती है, इसी को हम फॉलो करते हैं। अब उसके आगे चौथा पॉइंट क्या कहता है कमेटी, क्या था, अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन शुड बी एस्टैब्लिश्ड फॉर रोड डेवलपमेंट। कहता है जो ये रोड के बारे में थोड़ा रिसर्च करे ऐसे वैसे, इसके लिए भी बॉडी होनी चाहिए। एक तो टैक्स के लिए, एक तो टेक्निकल मतलब रोड पे वहाँ जाए रोड बना के दे ऐसे वैसे, दूसरा जो है रिसर्च करे, वो भी एक बॉडी होनी चाहिए। तो एक बॉडी बनाई गई, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश्ड 1950 में, मतलब ये बनाई गई आज़ादी के बाद। फिर जेकर कमेटी ने 5वां टर्म क्या बताया, 5वां उन्होंने बताया गिव मोर स्ट्रेस फॉर लॉन्ग टर्म प्लानिंग। उसने बताया कि हमने प्लानिंग बनानी चाहिए और वो भी लॉन्ग टर्म। भाई ये क्या होता है लॉन्ग टर्म प्लानिंग? लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं क्या होती है, अगर आप समझोगे, मतलब प्लान बनाना बहुत है लॉन्ग टर्म की, ये हमने इस प्लान में ये करना है, इस प्लान में ये करना है, मगर लॉन्ग वाला टर्म, कोई शॉर्ट टर्म प्लान नहीं था। अब उसकी वजह से क्या हो गया, रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट ये निकला कि वेरियस 20 ईयर रोड प्लान्स बनाए गए, बहुत सारे रोड्स के प्लान बनाए गए 20-20 साल के। अब 20-20 साल के जो रोड के प्लान्स हैं उनमें सबसे पहला प्लान आता है फर्स्ट 20 ईयर प्लान, सेकंड 20 ईयर प्लान, थर्ड 20 ईयर प्लान। तो अभी तक 20-20 के जो प्लान हुए वो 3 हुए, और उस फर्स्ट को कहते हैं नागपुर, सेकंड प्लान को कहते हैं बम्बई प्लान, थर्ड प्लान को कहते हैं लखनऊ प्लान। बोले तो नागपुर बम्बई लखनऊ प्लान। अब पीछे देखो ड्यूरेशन कब से कब तक था भाई, 1943 से 1963 तक था, बट कंप्लीट हो गया 61 में ही ये। भाई बड़ी खतरनाक, कहाँ से दड़ा दड़ करके काम कर रहे थे बंदे, 61 में ही प्लान को कंप्लीट कर गए ये बंदे। अब दूसरा जो है 1961 में कंप्लीट हो गई, तो वो स्टार्ट हो गया 61 से 81 में। फिर तीसरा जो है 81 से स्टार्ट हो गया 2001 तक। अच्छा चलते हैं आगे डेंसिटी के बारे में। आप सोचते होंगे किसी भी मटेरियल की डेंसिटी तो होता है मास अपॉन वॉल्यूम, भाई क्या यहाँ पर भी मास अपॉन वॉल्यूम है? नहीं। आपको पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में पता है ना, उसी तरह से ये भी एक रोड डेंसिटी के बारे में है। ये कहता है कि एक स्क्वायर किलोमीटर, जब हम पकड़ेंगे एरिया 1 स्क्वायर किलोमीटर, 1 स्क्वायर किलोमीटर तो आप समझते हो ना, मतलब कि 1 मीटर ऐसे जाना
1 किलोमीटर ऐसे जाना तो 1 किलोमीटर ऐसे जाना, फिर जाके ये जो डब्बा बनेगा ना, ये वाला जो एरिया, ये 1 स्क्वायर किलोमीटर माना जाएगा। जब 1 किलोमीटर ऐसे लेंथ होगी और 1 किलोमीटर इसकी विड्थ होगी, जब इसका एरिया को हुआ 1 स्क्वायर किलोमीटर। वो बता रहा था कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितना क्या होना चाहिए, रोड होना चाहिए, तो उसको कहेंगे डेंसिटी। अब डेंसिटी देखो यहाँ पर क्या था, बट यहाँ पर 1 स्क्वायर किलोमीटर नहीं है, यहाँ पर है 100 स्क्वायर किलोमीटर। 100 स्क्वायर किलोमीटर में कितने किलोमीटर रोड होना चाहिए, उसको कहते हैं रोड डेंसिटी। अब इन्होंने बताया कि हर 100 स्क्वायर किलोमीटर में कितना होना चाहिए, 16 किलोमीटर का रोड होना चाहिए। और फिर समझ में आया ना, मतलब कि 100 स्क्वायर किलोमीटर का जब कहीं एरिया होगा उसमें 16 किलोमीटर का रोड तो होना ही होना चाहिए। उसी तरह से जब हम पकड़ेंगे 100 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, 100 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, जैसे ये 100 मीटर, यह किलोमीटर है, ये भी 100 किलोमीटर, अब जो एरिया बीच में बन गया ये बन गया 100 स्क्वायर किलोमीटर। अब इस 100 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर 32 किलोमीटर का रोड तो होना ही होना चाहिए, ये इनका प्लान था, डेंसिटी होनी चाहिए। और तीसरे में उन्होंने सीधे पूछा दिया कहाँ पर, 82 पे। अब तीसरा पैटर्न कैसा होना चाहिए, मतलब कि जो पैटर्न है ना रोड्स के, वो कैसे होने चाहिए, स्टार एंड ग्रिड फर्स्ट में, सेकंड और थर्ड में उन्होंने फिक्स नहीं बताया। एक्सप्रेस जो हाईवे हैं उनके अंदर जो होता है एक्सप्रेस हाईवे जिनका एक फिक्स ओरिजिन पॉइंट हो और फिक्स डेस्टिनेशन पॉइंट हो, उसको कहेंगे एक्सप्रेस हाईवे। और इनकी स्पीड जो होती है इसकी और व्हीकल्स की बहुत हाई होती है, क्योंकि हाईवे है भाई। अच्छा, तो एक्सप्रेस हाईवे पहले वाले प्लान में नहीं था, दूसरे वाले प्लान में कहा गया था कि 1600 किलोमीटर का हमने एक्सप्रेस हाईवे रखना, तीसरे वाले प्लान में इन्होंने 2000 किलोमीटर तक कर दिया। अब क्लासिफिकेशन ऑफ रोड कैसे था इनका, रोड NH, SH, MDR, ODR, VR, ये क्या होता है, NH नेशनल हाईवे, SH स्टेट हाईवे, MDR होता है, क्या होता है ये, तो MDR होता है मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, ODR क्या होता है ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट रोड, VR क्या होता है विलेज रोड। तो ये जो ऊपर वाले 3 थे ये मेटल रोड थे और नीचे वाले जो थे अनमेटल्ड थे। मतलब बोले तो ऊपर वाले जो थे वो सरफेस रोड थे, नीचे वाले अनसरफेस। बोले तो ऊपर वालों में रोड़ी छोड़ी डाल के थी सारा कुछ, तो नीचे वाले के ऊपर रोड़ी छोड़ी नहीं डालनी थी, मतलब खोद के रखो रोड, दैट्स इट। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसमें भी क्लासिफिकेशन उसी तरह से थी, इसमें क्लासिफिकेशन थोड़ा सा डिफरेंट थी, देख लेना लास्ट वाले में क्या था, प्राइमरी रोड्स आता है, सेकेंडरी रोड्स आता है और रूरल रोड आता है। रूरल में गाँव वाला, प्राइमरी में नेशनल हाईवे एक्सप्रेस हाईवे थे, रूरल में यह सेकेंडरी में स्टेट हाईवे और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स थे, और रूरल रोड में आधा डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड आता है। चलते हैं आगे सर, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मे भी कहीं आ जाए तो कर देना। अब जो हाईलाइट करके मैंने रखा ना नोट, एक ये हाईलाइट करके क्या है जनाब, लिखा हुआ टोटल लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे की जो टोटल लेंथ है वो 96,000 किलोमीटर है। तो है तो अच्छी बात है भाई, आप यही सोचते होंगे, मगर नहीं, आगे लिखा हुआ है कि 2% ऑफ टोटल रोड लेंथ, इंडिया की जो टोटल रोड है ना उसका 2% है नेशनल हाईवे, जो 96,000 है। अच्छी बात आप ये भी कहते हो, बट इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि 40% ऑफ टोटल ट्रैफिक का 40% ट्रैफिक इसके ऊपर चलता है। सोच लो कितना और इसके ऊपर लोड है। तो यही मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब सर आता है आपके पास आगे जो आप देख रहे हो लिखा हुआ है डिफरेंट रोड पैटर्न, डिफरेंट रोड पैटर्न लिखा हुआ है ना, डिफरेंट रोड पैटर्न। ये नहीं सोचना कि डिफरेंट रोड पैटर्न मतलब कि चौक के अलग अलग पैटर्न, नहीं, चौक के है नहीं। जब मैं पहले बार सोच रहा मैं सोचता था जैसे ये चौक के अलग है, चौक नहीं है, मतलब किसी एरिया है, ये बहुत बड़ा एरिया है मान लो, इस एरिया के अंदर रोड का पैटर्न कैसा है उसको कहेंगे हम रोड पैटर्न। ठीक है, किसी एरिया के रोड के ऐसा पैटर्न। तो पहला आता है रेक्टेंगुलर और ब्लॉक पैटर्न। तो उसमें क्या होगा देखो, रेक्टेंगुलर शेप में रोड बनाए गए हैं ऐसे ऐसे रेक्टेंगुलर शेप में। तो आपको पता होता है किसी भी एरिया में एक सेंट्रल बिजनेस एरिया होता है, तो ये है CB, एक सेंट्रल बिजनेस एरिया, वो एरिया जहाँ सबसे ज़्यादा बिजनेस होता है एक सेंटर। एक होता है बिल्ट अप एरिया, मतलब कोई एरिया ऐसा हो जो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वहाँ पर लोग रहते हैं, तो वो रोड
जो सेंट्रल बिजनेस एरिया और बिल्ट अप एरिया, इन दोनों एरियाओं को मिलाए उनको कहते हैं मेन रोड। तो ये भी एक किस्म का मेन रोड है और ये भी मेन रोड, ये ऐसे ऐसे ये ऐसे ऐसे ये सारे मेन रोड है। अब ब्रांच रोड कौन से? ऐसे जो इन वाले एरियाओं को, लोकल वाले एरियाओं को आपस में मिलाए, इनको कहेंगे ब्रांच एरिया। तो ये ब्रांच रोड है, ये भी ब्रांच रोड है, क्योंकि ये इसको तो इसके साथ नहीं ना मिलाते, यहाँ बिल्टअप एरिया नहीं है, तो इसका मतलब ये ब्रांच रोड है। तो यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा। मैंने आपको कहा था ना कि मैं पहले समझता था कि चौक जो है उनको ही कहते हैं रोड पैटर्न, मतलब रोड पैटर्न से ही पता चल जाता है कि ये रोड पैटर्न, और मेरे को उस वक्त था नहीं उतना ख्याल। तो बट मैंने ये चौक के नहीं है, किसी भी एरिया में जो रोड होते हैं उसका कैसा स्टाइल होना चाहिए, शेप कैसी होना चाहिए, किस तरह से उनका पैटर्न होना चाहिए, तो वही है। तो ये आ जाता है स्टार एंड रेक्टेंगुलर पैटर्न। तो देख लो इस स्टार और रेक्टेंगुलर पैटर्न में, इसमें क्या है, स्टार और मैटर पैटर्न में कोई एरिया है, उसका बिजनेस एरिया बिल्कुल सेंटर पॉइंट में, ये बिजनेस एरिया। अब इसके इर्द गिर्द रोड कैसे होने चाहिए भाई, इस तरह से रोड निकला, ये निकलना चाहिए रोड इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। तो इनको कहते हैं रेडियल रोड, रेडियल रोड, रेडियल रोड कहते हैं। तो ये साथ में जो एरिया है ये बिल्टअप एरिया है। बिल्टअप एरिया मतलब कि यहाँ पर बड़े बड़े मकान है, बिल्डिंग्स है, स्काई स्क्रैपर्स है। तो इसके अंदर भी कभी कभी रोड रेक्टेंगुलर पैटर्न की तरह रोड हो सकता है। मतलब यहाँ पर जब बिल्डिंग है, यहाँ पर भी बिल्डिंग है, तो उस तरह से यहाँ पर जब बड़े बिल्डिंग्स हैं तो रेक्टेंगुलर शेप्ड के रोड हो सकता है। इसका मतलब कि समझ में आया ना, मतलब कि स्टार एंड रेक्टेंगुलर पैटर्न के, इसीलिए इसको कहते हैं स्टार की तरह तो है, साथ में रेक्टेंगुलर पैटर्न रोड भी हो सकता है कि इसके अंदर, ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं स्टार एंड रेक्टेंगुलर पैटर्न। समझ आ गया। स्टार एंड सर्कुलर पैटर्न क्या हो गया? स्टार की शेप में ना, देखो ये ऊपर भी स्टार की शेप में, नीचे भी स्टार की शेप में। सर्कुलर क्यों? क्योंकि सर्कुलर में से रिंग रोड है, इसको कहता है रिंग रोड। ये जो होता है रेडियल रोड होता है, या रिंग रोड होता है। तो समझ में आया ना। इसको रेक्टेंगुलर पैटर्न क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर रेक्टेंगुलर इसका पैटर्न है, इस पोजीशन पे इसका जो रोड का पैटर्न है वो रेक्टेंगुलर शेप में, जो पीछे आपने पढ़ा। और इसको क्यों कहते हैं स्टार? क्योंकि स्टार की शेप में है। और सर्कुलर क्यों कहते हैं? क्योंकि सर्कुलर की वजह से ऐसे कनेक्ट है, सर्कुलर शेप्ड में ये कनेक्ट है, इसको कहते हैं रिंग रोड भी कह सकते हैं। तो ये ज़्यादातर इस तरह से जो है, इसके एग्जांपल जो है वो चांदनी चौक जो है दिल्ली में, इस तरह से रोड है। तो इसके अंदर अच्छा, ये जो सेंट्रल बिजनेस एरिया वो ये बीच में है, ये रेडियल रोड है, और ये जो है रिंग रोड इसके अंदर एक एक्स्ट्रा है। तो इसका मतलब तो बोले तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो स्टार और रेक्टेंगुलर पैटर्न है इसका एक थोड़ा सा मॉडिफाई वाला वर्जन ये है, जिसमें रिंग रोड है। अच्छा, आगे स्टार एंड इरिड पैटर्न। स्टार इरिड पैटर्न में देख सकते हो आप, देखो ये सेंट्रल बिजनेस एरिया, ये बिल्टअप एरिया, रेडियल रोड है, रिंग रोड है, बट ये पूरा सर्कुलर शेप में ना, ये सर्कुलर में नहीं, ये थोड़ा ये देख सकते हो ना, ये हेक्सागोनल को शेप ऐसा कुछ बनाता है, या ऑक्टागोनल या नॉनागोनल या 10 गोनल, जो भी आप कह सकते हो उसको, इस तरह से इसका शेप बनाया हुआ है। तो इसीलिए इसको एरिड पैटर्न, स्टार एंड एरिड पैटर्न कहते हैं। यहाँ तक तो हो गया, सारे पैटर्न पढ़े। चौथा वाला पैटर्न है यार, ये क्या है? हेक्सागोनल पैटर्न। अब ये हेक्सागोनल पैटर्न जो है ये ज़्यादातर जो स्मार्ट सिटीज़ होती है इनमें होता है। अब ये कहाँ पर है? चंडीगढ़, ठीक है। चंडीगढ़ में ये हेक्सागोनल पैटर्न का शेप है। तो ये मान लो ये सेक्टर 1 है, ये सेक्टर 2 है, ये सेक्टर 3 है। तो इस तरह से हेक्सागोनली ये रोड्स बनाए गए हैं, तो इसको कहते हैं हेक्सागोनल पैटर्न। तो ये जो है ये रोड्स हैं, तो आपको समझ आ गया होगा। स्मार्ट सिटी में ज़्यादातर ये होता है, ये बहुत ख़तरनाक वर्जन है। तो अब आप बताओगे सबसे अच्छा कौन है? ये डिपेंड करता है कि वो एरिया कैसा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पर वो रोड देंगे। स्मार्ट सिटी तो हेक्सागोनल देंगे, कोई हिली शिली है तो भाई उसको ऐसी के अकॉर्डिंग देंगे जो वहाँ पर रिक्वायर्ड होगा भाई। अब सर जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये हाईलाइट करके जो वर्ड कर रहा हूँ मैं, ये पढ़ने जा रहे हैं इंजीनियरिंग सर्वे फॉर हाईवे अलाइनमेंट। क्या होता है ये? देखो यार, देखो सर कि आप जब भी इंजीनियरिंग सर्वे, मतलब कि इंजीनियरिंग सर्वे हो रही है, कोई और सर्वे नहीं हो रही है। फॉर हाईवे अलाइनमेंट मतलब कि हाईवे कहाँ से निकालनी है, उसकी अलाइनमेंट हम देख रहे हैं भाई, यहाँ से अलाइनमेंट में एक किस्म का सेंटर लाइन, कि कहाँ से इसकी सेंटर लाइन जाएगी, तो उसको कहेंगे। अब ये जो सेंटर लाइन जाएगी, हाईवे की अलाइनमेंट जाएगी, इसके लिए इंजीनियरिंग सर्वे की जाएगी। आपको पता है कि ये जो सर्वे होती है इसके अलग अलग स्टेजेस होते हैं। तो जो स्टेजेस होंगे
उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फॉलोइंग स्टेजेस। अब सबसे पहला स्टेज जो है मैप स्टडी। मान लो हमारे पास उस एरिया का ज्योग्राफिकल एरिया मतलब एरिया का मैप है, हमारे पास मैप है, हम किसी ऑफिस में बैठे हुए हैं मज़े से और हमने बनाना था किसी एरिया का रोड, तो हमारे पास मैप है, हम सबसे पहले मैप पढ़ेंगे भाई, वहाँ पर क्या कितनी नदियाँ हैं, वहाँ पर कितने पहाड़ हैं, वहाँ पर कहाँ पर खेत है, ऐसे ऐसी चीज़ें हम पढ़ेंगे। हम देखेंगे हम रोड का वहाँ से निकालेंगे, उसके अलाइनमेंट को वहाँ से निकालेंगे, उसकी सेंटर लाइन, मैंने कहा भी है कि अलाइनमेंट मीन सेंटर लाइन, कि उसकी अलाइनमेंट को वहाँ से निकालेंगे। पास, ये लिखा हुआ यहाँ, पास इज़ मिनिमम नंबर ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, जहाँ से ऑब्स्ट्रक्शन कम होंगे, कॉमन सेंस की बात है भाई, जहाँ ऑब्स्ट्रक्शन कम होंगे वहाँ से निकालेंगे। एंड मैक्सिमम यूटिलाइजेशन एरिया, और एरिया सबसे ज़्यादा यूटिलाइज होगा, यूटिलाइज मीन सबसे एरिया सादा एरिया जहाँ से कवर होगा वही, वहीं से हम अलाइनमेंट निकालेंगे। तो ज़्यादातर किसी भी एरिया के बीच में से निकालते हैं, क्यों? क्योंकि उसकी वजह से ये एरिया वहाँ सबसे ज़्यादा मैक्स। अब ये हमने मैप पे स्टडी किया भाई, मैप पे स्टडी, क्या पता वो पुराना मैप हो, कब का मैप हो, बट हम वहाँ उस एरिया पे भी तो जाते हैं। उसको कहते हैं, जब उस एरिया पे जाएंगे ऐसी ट्रायल के लिए, सर्वे करने के लिए, तो उसको क्या कहते हैं, रिकॉनेसेंस सर्वे। रिकॉनेसेंस सर्वे करने के लिए मतलब जायज़ा करने के लिए, जस्ट वहाँ देखने के लिए भाई कैसा एरिया है। अब it is done by visiting site location to check the feasible and to identify those feature which are not available on map। कहते हैं वो चीज़ें जो मैप के ऊपर नहीं थी अवेलेबल वहाँ पर देखना, और वो चीज़ें जो फीजिबल है, फीजिबिलिटी मतलब कि जिन चीज़ों को हम चेंज कर सकते हैं, हम देख मतलब हम जब किसी चीज़ को देखेंगे आंखों से तभी तो पता चलेगा यार यहाँ पर क्या होगा, क्या पता मैप से हम उस चीज़ को अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे, कितना हम पढ़ पाएंगे मैप से, तो उसको कहेंगे रेकोनेंस सर्वे। रेकोनेंस सर्वे से अब ये पता चल गया भाई यहाँ से मैं हम निकाल सकते हैं रोड, यहाँ से मैप कह रहा था, मगर हमें पता चला यार यहाँ से हम पहले गलत थे, क्यों अब यहाँ से निकालेंगे, जो मैप पे हमने पढ़ा वो अच्छा नहीं है, ऐसे वैसे, तो हमने कोई डिफरेंट अलाइनमेंट को वहाँ से इंस्टॉल कराया। आ गया रेकोनेंस सर्वे। अब प्रीलिमिनरी में है लेमिनरी सर्वे। क्या होता है प्रीलिमिनरी सर्वे में? हम क्या करते हैं, वहाँ पर उस एरिया में जाते हैं, तो जो मेन सर्वे हैं छोटे छोटे वो करके आते हैं भाई। क्या? चैन सर्वे, कंपास सर्वे, लेवलिंग वर्क, प्लान टेबल सर्वे, ये चीज़ें हम वहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ तक कि ट्रैफिक की स्टडी, ड्रेनेज स्टडी, मटेरियल लोकेशन, मतलब कि वहाँ पर सॉइल की इन्वेस्टिगेशन करते हैं। एंड अलाइनमेंट इज़ फाइनलाइज्ड, उसी की वजह से हम वहाँ की अलाइनमेंट को फाइनलाइज करते हैं। तो इससे पता चलता है कि वहाँ पर चैन सर्वे, ये चीज़ें, ये सर्वे जो है ये प्रीलिमिनरी में आती है। तो डिटेल में क्या आती है भाई? सब कुछ तो कर लिया आपने, अब कुछ सोच तो होगा यार यहाँ तो इन्होंने सब कुछ कर दिया प्रीलिमिनरी में, अब डिटेल में क्या करेंगे, ये डिटेल सर्वे में। अब लास्ट आता है डिटेल सर्वे। यार डिटेल में क्या करते हैं भाई? डिटेल में हम ये करते हैं कि वहाँ पर मटेरियल की एस्टिमेशन और कॉस्ट एस्टिमेशन, भाई कितनी कॉस्ट लगेगी, मटेरियल कितना लगेगा, उसका डिज़ाइन कैसा होगा, उसका प्लान कैसे होगा, ये सारा कुछ डिटेल में हम पढ़ते हैं। तो इससे पता चल गया कि 4 स्टेजेस में हाईवे के अलाइनमेंट को, तो उसके अकॉर्डिंग हम उस हाईवे का क्या करेंगे, हम वहाँ पर बनाएंगे एक DPR, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे। किससे? डिटेल सर्वे से। तो समझ में आया ना, DPR बनाएंगे। अच्छा, तो कभी कभी कोई बता सकते हैं कि DPR कहाँ बनती है? लास्ट वाले सर्वे में, जो डिटेल सर्वे में उसमें बनती है। भाई क्या करते हैं वहाँ? सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये पता होना चाहिए कि एस्टिमेशन करते हैं मटेरियल का और कॉस्ट का। अब ये चीज़ें तो हो गई जनाब। अब क्या? अब एक चीज़ जो आपको पढ़ना है, लास्ट वाला टॉपिक है भाई, इस टॉपिक का नाम है मैक्सिमम सैचुरेशन सिस्टम, या यूटिलिटी फैक्टर भी कहते हैं और यूटिलिटी वैल्यू भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जनाब, अगर ये इसमें क्वेश्चन बड़े आते हैं। अब है क्या, ये समझ लेना। ये सर कि जो हम अलाइनमेंट किसी भी एरिया से निकालते हैं वो किस पे डिपेंड करता है? वो वेरियस ऑप्शन कहते हैं, बहुत सारे ऑप्शन पे डिपेंड करता है। जहाँ वो सबसे ज़्यादा किस पे डिपेंड करता है उसी के बारे में हम कहेंगे। कहता है, आगे बताया भी गया है कि ये डिपेंड्स अपॉन 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है हमारी अलाइनमेंट। तो उसको कहेंगे मैक्सिमम सैचुरेशन सिस्टम या यूटिलिटी फैक्टर। किन फैक्टरों पे वो डिपेंड करता है? पॉपुलेशन, प्रोडक्शन, लेंथ ऑफ द रोड। मतलब
उस एरिया की पॉपुलेशन, जहाँ सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन तो वहाँ से हम रोड निकालेंगे ना, ऐसे बेबान जंगल से क्यों निकालें रोड यार। आगे प्रोडक्शन, जहाँ सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती होगी भाई, जहाँ खेती बाड़ी सबसे ज़्यादा होगी, तो क्या पता है इंडस्ट्रियल एरिया होगा, वहाँ से रोड ले जाएंगे ना, क्योंकि भाई उन इंडस्ट्रियल एरिया को फ़ायदा आएगा, वो टैक्स देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रोड और बनाएंगे, तभी तो मज़ा है ना। और लेंथ ऑफ रोड, और जहाँ से शॉर्टकट मिले तो मज़ा है ना भाई, वहीं से ले जाएंगे रोड को। तो इन चीज़ों पे डिपेंड करता है, तो उसी को कहते हैं मैक्सिमम सैचुरेशन सिस्टम या यूटिलिटी फैक्टर या यूटिलिटी वैल्यू। अब रूल टू डिसाइड यूटिलिटी फैक्टर के 2 रूल हैं, इन 2 रूलों को भी पढ़ लेते हैं। अब ये रूल क्या कहता है? पहला रूल, प्रोवाइड यूटिलिटी फैक्टर 0.5। कहता है ये यूटिलिटी फैक्टर जो होता है वो 0.5 होना चाहिए। भाई किसके लिए होना चाहिए 0.5? आगे भी लिखा भी है 0.5 होना चाहिए, बट किसके लिए? इसके लिए लोवेस्ट पॉपुलेशन रेंज। कहता है जहाँ पॉपुलेशन हो कम, तो वहाँ पर यूटिलिटी फैक्टर जो है वो होना चाहिए 0.5। और आगे क्या बताया इसने? आगे भी लिखा हुआ कुछ यार, क्या लिखा हुआ है? एंड इंक्रीज इट बाय मल्टीप्लाइंग 2 फॉर द नेक्स्ट पॉपुलेशन रेंज। क्या था? नेक्स्ट पॉपुलेशन रेंज के लिए यूटिलिटी फैक्टर जो होगा वो मल्टीप्लाई करना होगा 2 के साथ। ये क्या कहता है मल्टीप्लाई बाई 2? मतलब अगर हमारे पास कहीं पर मिनिमम पॉपुलेशन है किसी एरिया की, एक एरिया की पॉपुलेशन थी कितनी? 0 से 1000, और उसके लिए हमने क्या लिया भाई वहाँ पर यूटिलिटी फैक्टर 0.25, क्योंकि मिनिमम पॉपुलेशन के लिए हम क्या लेंगे वहाँ पर? यूटिलिटी फैक्टर 0.5। इतना तो पता लग गया, मतलब कि 0.5। अब अगर उससे बढ़ गई पॉपुलेशन, फिर हम उससे बड़ी हुई रेंज, जैसे 1000 से 2000, 2000 से 5000, ये जो रेंज है इसके लिए हमने क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा 2 के साथ। देखो 0.2 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ तो क्या आया? 1। फिर उसी 1 को मल्टीप्लाई किया फिर 2 के साथ, क्या आया? 2। अब इसी 2 को करूँगा 2 के साथ, मतलब हर बार 2 के साथ मल्टीप्लाई करके उसकी यूटिलिटी फैक्टर आप निकाल सकते हैं। तो पहली बार निकला 1, फिर दूसरी बार 2, फिर पता नहीं क्या निकलेगा, जिस तरह से हम मल्टीप्लाई करते रहेंगे तो उस तरह से निकलेगा। आगे क्या क्या था? एक कहता है यूटिलिटी फैक्टर, ये तो पॉपुलेशन के लिए था, नीचे कहता है यूटिलिटी फैक्टर प्रोडक्शन के लिए जो है वो 1 होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि यूटिलिटी फैक्टर लोवेस्ट पॉपुलेशन के लिए 0.5, बट फिर जैसे हम इंक्रीज करेंगे रेंज को तो मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ। और यूटिलिटी फैक्टर जो प्रोडक्शन के लिए, जहाँ प्रोडक्शन होती है, चाहे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन या एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो, कोई भी वाली प्रोडक्शन, उसके लिए यूटिलिटी फैक्टर कितनी होनी चाहिए? 1। 0.5 याद रखना, 1 रखना, और मल्टीप्लाई बाई 2। ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है मैक्सिमम सैचुरेशन सिस्टम के अंदर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई हो। अगर मेरे वीडियो को शेयर करना ना भूलिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।